नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी, हम भारतीय संविधान सभा के बारे में बात कर रहे थे, भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। हमने देखा था कि किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ, किस प्रकार से उसमें कार्य प्रारंभ हुए, किस प्रकार की समितियां बनाएंगी। हमने कल कुछ समितियों के बारे में भी चर्चा की थी। हमने अपनी चर्चा को अंतिम छोर पर छोड़ा था, कल प्रारूप समिति के बारे में बात कर रहे थे। तो आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को शुरू करेंगे। यदि आपने हम पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर वहां प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, इंडिया पॉलिटी बाई उमेश लाडूणा। उसमें आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं, सारी वीडियो अपलोडेड है। तो आज के सेशन को आप आगे स्टार्ट कर सकते हैं। आज का सेशन हम शुरू करेंगे प्रारूप समिति के बारे में। हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में प्रारूप समिति के बारे में, जिस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति के बारे में हम बात कर रहे थे, प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसका गठन कब हुआ तो 29 अगस्त 1949 को उसका क्या 29 अगस्त 1900 हम बात कर रहे थे प्रारूप समिति के बारे में, जिसका गठन कब हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था 29 अगस्त 1947 को उसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। संविधान सभा में एक प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति का गठन जब हुआ 29 अगस्त 1947 को होता है, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हमने देखा इस संविधान समिति में, इस प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। इसमें कुल 7 सदस्यों को शामिल किया गया। कितने सदस्यों को शामिल किया गया, 7 सदस्यों को शामिल किया गया। जो संविधान सभा का जो प्रारूप बनाया था बी.एन. राव ने, किसने बनाया था, बेनेगल नरसिंह राव ने जिस संविधान का प्रारूप बनाया, उस संविधान के उस प्रारूप पर रिसर्च करने के लिए, उसको रीड करने के लिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए कि वो सही है या उसमें कुछ और जोड़ा जाए, उसमें से कुछ हटाया जाए, तो उन सभी के लिए इसमें रिसर्च करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाएगी। उस प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य रखेंगे, 7 सदस्य उसमें रखे गए। प्रारूप समिति का गठन कब होता है तो 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का क्या हो जाता है, गठन किया जाता है। उस संविधान के प्रारूप जो बी.एन. राव ने, बेनेगल नरसिंह राव ने जिस संविधान के प्रारूप को बनाया, उस प्रारूप पर रिसर्च करने के लिए इसका गठन किया जाता है, तो प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। उस प्रारूप समिति में हमने देखा कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए, इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया। देखो जो भीमराव जब अंबेडकर है, जो पहले कहां से निर्वाचित हुए थे, तो बंगाल से निर्वाचित हुए। कहां से, बंगाल से निर्वाचित हुए। बंगाल से जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस वक्त पश्चिमी और जो पूर्वी बंगाल है उसको किस नाम से जानते थे, बंगाल के नाम से जानते थे। जो बांग्लादेश है वो पूर्वी बंगाल हुआ करता था, जो भारत में है वो किस नाम से था, पश्चिमी बंगाल के नाम से था। तो वो पूरा क्षेत्र किस नाम से था, बंगाल के नाम से था। जिस जगह से भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में चुनाव जीत कर आए, वो जगह कहां पे थी, बंगाल में थी। जब भारत का विभाजन हुआ तो इनकी ये सीट कहां चली गई, बांग्लादेश में चली गई। बांग्लादेश में चली गई। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान अलग होता है, उस दिन जिस सीट से भीमराव अंबेडकर जीत कर आए, वो सीट कौन से देश में चली जाती है, पाकिस्तान देश में चली जाती है। पूर्वी पाकिस्तान देश, जो वर्तमान में किस देश के नाम से प्रसिद्ध है, तो किस देश के नाम से प्रसिद्ध है, बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो कहां पे चली गई थी, पूर्वी पाकिस्तान में उनकी सीट चली गई थी। उसके लिए ये जो उनकी जो सीट थी वो रिक्त हो गई थी। अब इन्हें दोबारा जब संविधान में, इस संविधान सभा में लाया गया, तो इनकी जो सलाह दी थी संविधान सभा में दोबारा भीमराव अंबेडकर को लाने की सलाह किसने दी थी, सर आइवर जेनिंग्स ने दी। सर आइवर जेनिंग्स ने दी। जेनिंग्स ने दी, जो इंग्लैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे। इंग्लैंड निवासी थे। इन्होंने कहा कि जो भीमराव अंबेडकर है वो पूरे विश्व के जो अनेक जो देश है उनके सभी संविधानों को इन्होंने पढ़ रखा है, वो उन सब के बारे में जानते हैं।
इन्होंने क्या कहा कि भीमराव अंबेडकर जी है वो, उन्होंने क्या किया, तो सभी देशों के संविधान है उनको पढ़ा हुआ है, वो सब कुछ जानते हैं, वो क्या नहीं जानते। इन्होंने क्या कहा कि भीमराव अंबेडकर ने सभी देशों के संविधानों को पढ़ा हुआ है, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं, वो क्या नहीं जानते। ये कथन किनका है, तो आइवर जेनिंग्स ने दिया। इसीलिए इनकी जो संविधान सभा में दोबारा भीमराव अंबेडकर को लाने के लिए जो सलाह दी थी, किसने दी थी, आइवर जेनिंग्स ने दी थी। कहाँ के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे। अब इनको दोबारा लाया गया, कहाँ लाया गया, संविधान सभा में। किस तरह लाया गया, तो उसकी छोटी सी कहानी है। एक सीट आती है पूना में, कहाँ में, पूना में एक संविधान सभा के लिए सीट थी। पूना कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, जहां वर्तमान में भारतीय आयकर विभाग का क्या है, ऑफिस है। इंडियन इनकम टैक्स ऑफिस कहाँ पे है, तो पूना महाराष्ट्र में है। पूना महाराष्ट्र से एक सीट थी जहां पर एम आर जयकर जी यहाँ से संविधान सभा में जीत कर आए थे। तो इस एम आर जयकर जी को हटा करके इनकी जगह किनको लाया गया, तो भीमराव अंबेडकर जी को पूना महाराष्ट्र से चुनाव जिताकर कहां लाया गया, संविधान सभा में लाया गया। और इन्हें क्या बना दिया गया, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया। जिस प्रारूप पर इस प्रारूप समिति ने रिसर्च करनी थी, उस प्रारूप को किसने बनाया था, तो बी एन राव ने बनाया था, बेनेगल नरसिंह राव ने बनाया था। तो हम बात करते हैं इनके और सदस्य कौन कौन से थे, किस प्रकार के व्यक्तियों को इनमें सदस्यता दी गई। तो हम आगे देखते हैं और कौन कौन से सदस्य थे। एक सदस्य तो कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्हें क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर। एक और सदस्य कौन थे इनके, एन गोपाला स्वामी अयंगर। एन गोपाला स्वामी अयंकर को भी क्या बना दिया गया, इसका सदस्य बना दिया गया। एक और सदस्य बनाया गया कृष्णा स्वामी अय्यर को। कृष्णा स्वामी अय्यर को भी क्या बनाया गया, इस प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया। एक सदस्य बनाया गया जो कांग्रेस से थे। कहां से थे, कौन किस पार्टी से थे, तो कांग्रेस पार्टी से थे। के एम मुंशी जी को भी क्या बनाया गया, इसमें सदस्य बनाया गया। जो कांग्रेस से एकमात्र कांग्रेसी थे जिनको किसमें शामिल किया गया, प्रारूप समिति में शामिल किया गया। तो एकमात्र कांग्रेस से, कांग्रेस से सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति में कांग्रेस से एकमात्र व्यक्ति को सदस्य बनाया गया, जो कौन थे, के एम मुंशी थे। इसके बाद एक व्यक्ति जो मुस्लिम लीग से भी थे। तो इसके और सदस्य को देखते हैं। 3 सदस्य तो हो गए, 4 सदस्य देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, जो एकमात्र कौन थे, कांग्रेसी थे। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो कहां से थे, मुस्लिम लीग से थे। तो एक और सदस्य कौन है, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। जो सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला है वो कौन थे, मुस्लिम लीग से थे। मुस्लिम लीग से एकमात्र सदस्य जो संविधान सभा में थे, कौन थे, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जिन्हें प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया। तो मुस्लिम लीग से एकमात्र सदस्य सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जो मुस्लिम लीग से एकमात्र सदस्य थे, उनको भी क्या बना दिया गया, प्रारूप समिति में सदस्य बना दिया गया। उसके बाद देखो एक व्यक्ति थे डीपी खेतान। कौन थे, डीपी खेतान। डीपी खेतान प्रारूप समिति में सदस्य बनाए गए, लेकिन कभी भी प्रारूप समिति में नहीं आ पाए। वो भी उच्च पद धारण कर चुके थे, स्वर्ग सिधार चुके थे। तो इनकी मृत्यु के बाद, जब इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी जगह टीटी कृष्णामचारी को प्रारूप समिति का क्या बनाया गया, सदस्य बनाया गया, डीपी खेतान। इनकी मृत्यु होने के बाद क्या किया गया, टीटी कृष्णामचारी को इस प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है बी एल मित्तर।
बीएल मित्तर भी कभी भी प्रारूप समिति में शामिल नहीं हुए। इन्हें सदस्य तो बनाया गया लेकिन ये इसमें नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि इनके कुछ स्वास्थ्य कारण थे, इनकी हेल्थ खराब हो चुकी थी, इनके जो ये थोड़े से इनकी स्वास्थ्य जो बिगड़ चुका था, बीमार हो चुके थे, इसलिए इन्होंने प्रारूप समिति से इस्तीफा दे दिया। किस कारण? स्वास्थ्य कारणों से। स्वास्थ्य कारणों से प्रारूप समिति से, संविधान सभा से क्या दे दिया इन्होंने? इस्तीफा दे दिया। तो इनकी जगह किनको लाया गया? एन माधव राव को लाया गया। एन माधव राव को इनकी जगह प्रारूप समिति में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से हमने सदस्यों की बात की जो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। पहले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद एक व्यक्ति थे एन गोपाला स्वामी अयंगर। उसके बाद तीसरे जो सदस्य थे वो थे कृष्णा स्वामी अय्यर। एक सदस्य थे जो कहां से थे? कांग्रेस से थे। कांग्रेस पार्टी से एकमात्र सदस्य जो प्रारूप समिति में सदस्य बनाए गए, क्या नाम था उनका? उनका नाम था के एम मुंशी। उसके बाद एकमात्र मुस्लिम लीग से एकमात्र सदस्य जिनका नाम है सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जिन्हें भी प्रारूप समिति में शामिल किया गया। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद टीटी कृष्णामचारी को डीपी खेतान की जगह प्रारूप समिति में शामिल किया जाता है, सदस्य बनाया जाता है। फिर एक व्यक्ति आते हैं बीएल मित्तर। तो बीएल मित्तर, जब मित्तर साहब के देखो इन्होंने क्या किया? स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने प्रारूप समिति से, संविधान सभा से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। उस वजह से इनकी जगह एन माधव राव को क्या बनाया गया? प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी जो प्रारूप समिति में सदस्य बनाए गए कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए कौन थे? के एम मुंशी साहब थे। आपसे पूछा जा सकता है प्रारूप समिति में या संविधान सभा में एकमात्र ऐसे सदस्य जो मुस्लिम लीग से थे तो कौन थे? सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इस प्रकार से आपको इसको याद करना पड़ेगा। सभी नामों का आपको पता होना चाहिए कौन कौन से व्यक्ति इस प्रारूप समिति में शामिल हुए, आप सबको उनके बारे में पता होना चाहिए। अब देखते हैं प्रारूप समिति ने काम क्या किया। प्रारूप समिति ने काम क्या किया, किस प्रकार से प्रारूप समिति का कार्य हुआ, किस लिए इसको गठित किया गया, जिस लक्ष्य को लेकर इसका गठन किया गया का वो लक्ष्य पूरा कर पाई या नहीं कर पाई, उसके बारे में हम देखते हैं। प्रारूप समिति को गठित किया गया था संविधान के प्रारूप जिसका निर्माण बीएन राव ने, बेनेगल नरसिंह राव ने जिस प्रारूप को निर्माण किया था उस पर रीडिंग करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का क्या नाम है? प्रारूप समिति है। अब देखते हैं प्रारूप समिति ने कब कब उन प्रारूप के बारे में या प्रारूप की रीडिंग की। तो अब देखते हैं प्रारूप जिस प्रकार प्रारूप की रीडिंग की, तो प्रथम रीडिंग की, पहला पठन कब हुआ, फर्स्ट रीडिंग कब हुई, उसके बारे में हम देखते हैं। तो तारीख आती है 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 से 1948 तक, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक इस प्रारूप समिति ने प्रारूप पर पहली बार पठन किया। पहली बार पठन किया। कुल कितने दिनों का समय लगा? तो 5 दिनों का समय, 5 दिन का समय लगाया। 5 दिन का समय लगाया। किस लिए लगाया? इस प्रारूप पर पठन के लिए। पहला पठन हुआ कितने दिनों में पूरा हुआ? 5 दिनों में। संविधान जो प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर कुल 3 बार पठन किया। कितनी बार पठन किया? 3 बार। उनमें से सबसे कम समय किसमें लगा? तो पहले पठन में लगा। तो हम कह सकते हैं सबसे कम समय में, सबसे कम समय वाला पठन, सबसे कम समय वाला पठन कौन सा था? तो पहला ही पठन था जो सबसे कम समय वाला पठन हुआ, जिसमें 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रारूप को पढ़ा गया। प्रारूप को पढ़ा गया। कितने दिनों में पढ़ा गया? तो 5 दिनों में पढ़ा गया। अब देखते हैं इसका दूसरा पठन कब हुआ। दूसरा पठन है जो लगभग 1 साल तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 1 साल तक चलता है। 15 नवंबर 1948 के 9 नवंबर तक पहला पठन हुआ। इसके 4-5-6 दिन बाद दूसरा पठन प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? 15 नवंबर 1948
1948 से ये पठन शुरू होता है और कब तक चलता है? तो 17 अक्टूबर तक। कब तक चलता है? 17 अक्टूबर 1949 तक ये पठन चलता है। 17 अक्टूबर 1949 तक ये चलता है। लगभग कितने महीने हो गए? 11 महीने। लगभग 11 माह। लगभग 11 माह तक ये पठन चलता है, जो प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप पर किया गया सबसे अधिक समय वाला पठन है। इसमें हम लिख सकते हैं सबसे अधिक समय तक होने वाला पठन। दूसरे पठन में सबसे अधिक समय लगा 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक ये पठन चला। लगभग कितने माह तक चला था? तो 11 माह तक ये पठन चला था। कब तक चला था? 11 माह तक ये पठन चला था। दूसरा पठन था जो बेनेगल नरसिंह राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर प्रारूप समिति द्वारा पठन किया गया। दूसरा पठन कितने दिन तक चला? तो लगभग 11 माह तक ये पठन चला। तो लगभग 11 माह तक सबसे अधिक समय तक होने वाला ये पठन है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि कितने समय तक हुआ। हो सकता है कल को इसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाए, कथन कारण वाले भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको वो भी याद होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से आजकल यूपीएससी और जो स्टेट पीएससी है जो क्वेश्चन बनाती है, उसके जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी इसी प्रकार होती है। वो ज्यादातर कौन से क्वेश्चन देती है? या तो मिलान करने वाले देंगी, या क्रम निर्धारित करने वाले, या कौन सा देती है? तो वो देती है कथन कारण वाले क्वेश्चन देती है। कथन कारण वाले ये क्वेश्चन देती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। या कई बार क्या है, 4 कथन दे दिए जाते हैं, उनमें से सत्य या असत्य पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अच्छी तरह से याद करोगे, बढ़िया तरह आप इसमें समझ विकसित करोगे, तो कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि कोई अपने कठिन क्वेश्चन करते हैं, यदि कोई ऐसा क्वेश्चन जो कठिन है, यदि उसको हम सही करते हैं तो हम कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाते, तो हमें नुकसान होता है तब जब हमारा सही जो क्वेश्चन है, जो सरल क्वेश्चन है, वो जब अपना गलत हो जाता है, तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हम बहुतों से पीछे हट जाते हैं। कठिन क्वेश्चन तो बहुत से लोग जो नहीं कर पाते, उनसे तो हम आगे वैसे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जो सही जो सरल क्वेश्चन यदि हम गलत करते हैं, तो पता नहीं कितने लोगों से पीछे चले जाएंगे। वो हमारा गलत क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो उस वक्त का जो माइंड है वो सही नहीं चल पाता। हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड नहीं करते, उसमें हम ऑप्शन को टिक नहीं कर पाते। हम क्वेश्चन को कुछ अलग ही पढ़ लेते हैं, उसमें से ऑप्शन अलग ही दे देते हैं, तो वो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति ना हो, अच्छी तरह से माइंड को व्यवस्थित करो और माइंड को थोड़ा सा सेट रखो, और सारे क्वेश्चन अपने सही हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ो, आराम से पढ़ो, क्वेश्चन को आराम से रीड करो। इतना टाइम तो मिलता ही है कि हम यानी क्वेश्चन पेपर को पूरा आराम से पढ़ पाए। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो ही आगे अपने ऑप्शन सही होंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा पठन कब हुआ। प्रारूप समिति ने जो प्रारूप पर तीसरा पठन किया वो कब किया, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा पठन कब होता है। तो 14 नवंबर। कब से तीसरा पठन बात करें? तीसरा पठन प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर जो थर्ड रीडिंग की वो कब की? वो की 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक इसने क्या किया? इस पर रीडिंग की, इस पर पठन किया। इस पर पठन किया तो प्रारूप समिति ने BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर क्या किया? पठन किया। तीसरा पठन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। तो यह था तीसरा पठन। लगभग कितने दिनों तक चला? तो लगभग 12 दिनों तक यह पठन चला। कितने दिन तक चला? तो लगभग 12 दिन तक चला। 12 दिन तक ये पठन चला। अब हम देखते हैं उसके बाद में क्या क्या कंडीशन हुई। अब इसमें क्या हुआ कि जो 26 नवंबर तक इसका पठन हो चुका था, बिल्कुल इसको पूरा तैयार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान का प्रारूप पूरी तरह क्या हो चुका था? तैयार हो चुका था। भारत का संविधान लगभग क्या हो चुका था? तैयार हो चुका था। तैयार हो चुका था, वह लागू होने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो इस दिन क्या होता है? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या किया? 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान के इस प्रारूप को संविधान सभा में पेश कर दिया। क्या किया? संविधान के
संविधान के अंतिम प्रारूप को संविधान सभा में पेश किया और संविधान सभा ने क्या किया, इसे अंगीकार कर लिया, इसे स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। तो संविधान सभा ने इस दिन क्या किया, इसको स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने इस दिन इसे स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया या अंगीकार कर लिया। कब किया? तो 26 नवंबर 1949 को किया। 26 नवंबर 1949 को जब क्या हुआ, इस प्रारूप पर प्रारूप समिति द्वारा तीसरा पठन कंप्लीट हो चुका था और तीसरे ही पठन में क्या किया, इस संविधान के प्रारूप को तीसरे ही पठन में क्या किया, इस संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया, अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया और संविधान सभा में पेश भी कर दिया। पेश किसने किया? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पेश किया और संविधान सभा ने इसी दिन इसे क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अब देखते हैं इसके बाद क्या कंडीशंस रहती है। अब हम देखते हैं संविधान के प्रारूप को कब स्वीकार किया गया। तो संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो संविधान बनकर तैयार कब होता है? तो ये 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान बनकर तैयार हो जाता है। कब हो जाता है? 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान बनकर तैयार हो जाता है। संविधान बनकर क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। अब यह लागू होने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इस दिन यह लागू नहीं होता, पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। पूर्ण रूप से संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 के दिन। आंशिक रूप से कब लागू होता है? तो संविधान को इस दिन आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। लागू कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 के दिन ही संविधान क्या हो गया? आंशिक रूप से लागू हो गया। आंशिक रूप का मतलब है कुल 16 अनुच्छेद, कुल 16 अनुच्छेद, कुल 16 अनुच्छेद इस दिन क्या हुए? लागू हुए। कुल 16 अनुच्छेद इस दिन लागू हुए और बाकी जो मूल संविधान है कब लागू हुआ? तो संविधान पूर्ण रूप से लागू कब होता है? संविधान पूर्ण रूप से लागू कब होता है? तो ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 के दिन। 26 जनवरी 1950 के दिन। देखो लागू, देखो इस दिन पूरा तैयार हो गया तो इसने लागू क्यों नहीं किया? 26 नवंबर 1949 के दिन जब संविधान का प्रारूप तैयार हो गया, संविधान पूरा तैयार हो गया, तो इसको आंशिक रूप से लागू करने की क्या जरूरत थी? इसको पूर्ण रूप से लागू कर देते, उस दिन इसको पूर्ण रूप से लागू कर दे। लेकिन उस दिन इन्होंने इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने एक इससे पहले के क्लास में हमने एक दिन के बारे में देखा जो भारत के लिए गौरवशाली दिन माना जाता है। कौन सा दिन माना जाता है? हमने बात की थी 1929 के बारे में, दिसंबर 1929 के बारे में, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया, दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि जनवरी 1930 का जो अंतिम रविवार होगा, जनवरी 1930 का जो अंतिम रविवार होगा, उस दिन हम भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कब मनाएंगे? तो जनवरी 1930 के अंतिम रविवार को। और वो रविवार कब आता है? 26 जनवरी को आता है। कब आता है? 26 जनवरी 1930 को। तो भारत का जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। हम लिखते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी
1930 को मनाया गया। तो इस 26 जनवरी की इस तारीख की महिमा को रखते हुए, 26 जनवरी की इस महिमा को रखते हुए, इसके गौरव के रखते हुए, इसकी ऐतिहासिकता को रखते हुए, इसको आदर रखने के लिए, इस दिनांक को हमेशा के लिए स्मरणीय रखने के लिए क्या किया, इन्होंने कहा अभी तो कुछ ही दिनों की और बात है, हम 26 जनवरी को ही संविधान क्या कर दें, लागू कर दें, क्या कर दें, लागू कर दें। इसलिए इन्होंने संविधान, जो पूर्ण रूप से जो संविधान लागू होता है, उसको कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया, 26 जनवरी के दिन लागू किया। इस 26 जनवरी की ऐतिहासिकता को रखा इन्होंने, इसके महिमा को रखा, इस दिन के गौरवशाली दिन को, इसको याद करने के लिए, ताकि हर वर्ष क्या किया जाए, इसे संविधान लागू होने के दिन के रूप से माना जाए। तो 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों हुआ, उसके पीछे की घटना मैंने आपको बता दी। ये तो था संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ इस दिन। अब देखो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस उसी दिन मनाया जाएगा जब संविधान आंशिक रूप से लागू हो चुका था, पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। तो किस दिन मनाया जाता है, तो इस 26 नवंबर के तारीख को ऐतिहासिक बनाने के लिए इस दिन को क्या बनाया जाता है, संविधान दिवस माना जाता है। तो 26 नवंबर 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो ये भी थोड़ी सी सुन लो। क्या हुआ, इस 26 जनवरी के दिन भारत के जो सर्वोच्च नागरिक होते हैं, कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति जो इस देश के मुखिया होते हैं, वो क्या हुए, निर्वाचित हुए, क्या हुए, निर्वाचित हुए, चुनाव वो चुने गए थे, इससे पहले मनोनीत होते थे, अब क्या हुए, निर्वाचित हुए। तो निर्वाचित हुए, इसीलिए इस दिन को क्या माना जाता है, गणतंत्र दिवस माना जाता है। क्या माना जाता है, गणतंत्र दिवस माना जाता है, क्योंकि देश के मुखिया, सर्वोच्च मुखिया इस दिन क्या हुए, निर्वाचित हुए। जिस देश के सर्वोच्च मुखिया निर्वाचित होते हैं, उस देश को गणतंत्र देश कहते हैं। इसीलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह भी स्टोरी आपको बता दी। अब देखते हैं आंशिक रूप से लागू होने का क्या मतलब है। क्या इस दिन कुछ ये 16 अनुच्छेद जो लागू हुए, कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से संविधान के अनुच्छेद है जो इस दिन लागू हुए, 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। तो हमने कुछ जो अनुच्छेद देखे जो उस वक्त ज्यादा जरूरी थे, जो उस वक्त क्या थे, ज्यादा जरूरी थे, उन अनुच्छेदों को पहले लागू कर दिया गया। बाकियों को कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इस दिन जो लागू अनुच्छेद 16 वो कौन कौन से थे, इस प्रकार से थे। नागरिकता के 5 अनुच्छेद, नागरिकता के कितने अनुच्छेद, 5 अनुच्छेद, कौन कौन से, 5, 6, 7, 8 और 9 अनुच्छेद। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9, ये किससे संबंध रखते हैं, नागरिकता से संबंध रखते हैं। ये अनुच्छेद कब लागू हुए, तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। उसके बाद एक अनुच्छेद जो किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की शपथ के प्रारूप से संबंधित है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 जो किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति की शपथ के प्रारूप से क्या है, संबंधित है। इसमें क्या उल्लेखित है, तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप उल्लेखित है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 60 में यह उल्लेखित है। इस अनुच्छेद को भी किस दिन लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 के दिन लागू किया गया। एक अनुच्छेद जो किससे संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, तो एक अनुच्छेद जो किससे संबंधित है, चुनाव आयोग से। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इन्हें पता था हमें राष्ट्रपति का क्या करना है, चुनाव करना है, तो उस व्यवस्था को भी लागू करना पड़ेगा। तो उस व्यवस्था को इन्होंने चुनाव आयोग के रूप में लागू किया। तो चुनाव आयोग के लिए जो अनुच्छेद था वो था अनुच्छेद 324। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित था, तो यह किससे संबंधित था, यह था
चुनाव से संबंधित था अनुच्छेद 324। इसको भी किस दिन लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 के दिन इसको लागू किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 366 एक अनुच्छेद था जिसमें कुछ परिभाषाएं लिखी हुई है, कुछ परिभाषाएं लिखी हुई है। आप बेरेक्ट देखें, जब भी संविधान को पढ़ते हो या राज्य व्यवस्था को पढ़ते हो, आपके पास में क्या होना चाहिए? संविधान का एक प्रारूप होना चाहिए, एक बेर एक्ट आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि जो आप देख रहे हो उसको शब्द आप किसमें देख पाओ? उस बेर एक्ट में देख पाओ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन न हो। परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 366 में दी गई है। किस किस प्रकार की परिभाषा दी गई है? एक तो इसमें कृषि आय की परिभाषा दी गई है, कृषि आय की परिभाषा दी गई है। इसके अंदर कुछ और जैसे उधार लेना, उसकी भी परिभाषा इसमें दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? उधार लेना की परिभाषा दी गई है। और इसके अंदर परिभाषा दी गई है आंग्ल भारतीय कौन है, आंग्ल भारतीय की भी परिभाषा किसमें दी गई है? अनुच्छेद 366 में दी गई है। तो इस प्रकार से ये कुछ अनुच्छेद है जो कब लागू हुए? 26 नवंबर 1949 को। तो कितने अनुच्छेद हो गए? 1 2 3 4 5, नागरिकता के 5 अनुच्छेद 60, ये कितने हो गए? 6 7 और 8, 8 अनुच्छेद है ये। 8 और है, वो कौन से है वो भी देखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे और कौन कौन से अनुच्छेद है। अनुच्छेद 66 के बाद एक अनुच्छेद है 67, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 367। कौन सा? अनुच्छेद 367 भी कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। एक अनुच्छेद अनुच्छेद 367 कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 379। तो 379 अनुच्छेद यह भी कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 के दिन लागू हुआ। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 380 भी कब लागू होता है? 26 नवंबर 1949 को लागू होता है। उसके बाद एक 380 में क्या लिखा है? 380 में लिखा हुआ है कि जो संसद, जो ये संविधान सभा जो काम कर रही है, ये अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी, अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी। जिन अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 380 से अनुच्छेद 391 तक के जो अनुच्छेद है, उन सभी को क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है, मूल संविधान से हटा दिया गया है। तो 380 अनुच्छेद भी कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। उसके बाद एक अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 388 ये भी कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू हुआ। एक अनुच्छेद अनुच्छेद है 391। कौन सा? अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 391 जो वर्तमान में क्या है? डिलीट हो चुका है। यह भी कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। उसके बाद एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 392, ये अनुच्छेद भी कब लागू होता है? तो ये भी 26 नवंबर 1949 को लागू होता है। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 393 जो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 393 यह लिखा हुआ है कि भारत का संविधान है, इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? भारत का संविधान, यही नाम इसका क्या होगा? संक्षिप्त नाम। तो इस संक्षिप्त नाम से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 393। यह भी कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। एक और अनुच्छेद है जो है अनुच्छेद 394, अनुच्छेद 394। तो यह अनुच्छेद 394 भी कब लागू होता है? 26 नवंबर 1949 को लागू होता है। इसमें व्यवस्था की गई है कि देखो कुल कितने अनुच्छेद लागू होते हैं? जो कुल 16 अनुच्छेद लागू होते हैं, जिनमें से ये जो 16वां अनुच्छेद है अनुच्छेद 394, इसमें यह लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के ये जो 15 अनुच्छेद है, ये कब लागू होते हैं? 26 नवंबर 1949 को लागू होते हैं। 15 अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और 8 9, ये 5 अनुच्छेद नागरिकता संबंधित। एक अनुच्छेद अपने देखा 300, एक अनुच्छेद अपने देखा 60 जो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित था। उसके बाद अनुच्छेद 324 जो किससे संबंधित था? चुनाव आयोग से संबंधित था। अनुच्छेद 366 जो किससे संबंधित था? तो परिभाषाओं से संबंधित था। उसके बाद अनुच्छेद 367, 380,
79, 388, 391, 392, 393, इन सभी अनुच्छेदों का उल्लेख दिया हुआ है 394 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 394 में इन 15 अनुच्छेदों का उल्लेख दिया गया जो ऊपर लिखे गए हैं, उन सभी का उल्लेख किसमें है, उनसे मिलने हैं 394 में। उसमें लिखा गया है ये सभी अनुच्छेद कब लागू होते हैं, तो 26 नवंबर 1949 को ये अनुच्छेद क्या हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं, और ये खुद भी लागू होता है। तो इस प्रकार से कुल कितने अनुच्छेद हो गए, 15 नहीं हुए, कितने हुए, 16 अनुच्छेद हो गए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दे देते हैं, उसमें पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए, तो उसमें 15 ऑप्शन देखते हैं अपने, कौन सा, कि उसमें कितने लागू हुए, 15, लेकिन 15 नहीं, ये जो खुद 394 अनुच्छेद जो ये साबित करता है किस दिन कौन से अनुच्छेद लागू होंगे, ये 15 अनुच्छेद लागू होंगे, तो 15 वो और एक ये खुद कितने हो गए, 16 अनुच्छेद इस दिन लागू होते हैं। तो कितने अनुच्छेद लागू होते हैं, 16 अनुच्छेद इस दिन लागू हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक तारीख 22 जुलाई 1947 की, किसकी तारीख देखते हैं, 22 जुलाई 1947 की। तो इसमें कुछ जो बच गई बातें उनको बारे में देखते हैं। संविधान हमारा लागू हो चुका है, अब हम देखते हैं जो कुछ इसमें बच गई बातें उन सभी के बारे में भी देख लेते हैं। तो 22 जुलाई 1947 इस दिन की घटना के बारे में देख लेते हैं। इस दिन क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें इन्होंने कहा हम जो तिरंगा जो झंडा है, तिरंगे झंडे को भारत का क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज बनाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, तिरंगा को, जो तिरंगा झंडा है उसको क्या बनाते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। और पंडित गोविंद मालवीय एक व्यक्ति है, पंडित गोविंद मालवीय, पंडित गोविंद मालवीय की सिफारिश से 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है, ये तो कथन है, कारण पूछा जाएगा कि कारण क्या है, तो आप बताओगे गोविंद मालवीय की सिफारिश से 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कथन कारण में यह क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब हम देखते हैं इसके बाद और इस संविधान सभा के बारे में और क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी देख लेते हैं। हमारी ये जो संविधान सभा लगभग पूरी हो चुकी है, इसके बारे में इसके जो कुछ बच गए जो मिसलेनियस टॉपिक जो रह गए, इसके बारे में और विशेषता देखेंगे। इसमें कौन कौन सी महिला सदस्य थी उनके बारे में भी देखेंगे, कौन कौन से सदस्य राजस्थान से आए हैं उनके बारे में भी देखेंगे, और भी कुछ है जो उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ अलग जो टॉपिक इसमें जो बच गए हैं उनके बारे में। तो नोट लगा लेना, क्या लगा लेना, नोट लगा लेना, और नोट के बाद आप लिखते चलना। नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट। अब देखो नोट लगा लेना बड़ा सारा, है ना, बड़ा सारा नोट, 2000 रुपए का नोट लगा लेना। उसके बाद हम आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि जो संविधान सभा की जो कुल बैठक कितनी हुई। तो देखो आपको पता होना चाहिए संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई। प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, और कुल बैठक कितनी होती है, तो 12 बैठकें होती है। कुल कितनी बैठकें होती है, 12 बैठकें। तो आपको पता होना चाहिए संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें, संविधान सभा की कुल बैठक कितनी होती है, तो 12 होती है। जिनमें से प्रथम कब होती है, तो आपको याद हो तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है संविधान सभा की। इसमें कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं, तो 207 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से 9 क्या थी, महिलाएं थी, 9 महिलाएं। और कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं, तो 207 सदस्य शामिल होते हैं, 207 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद अंतिम बैठक कब होती है, अंतिम बैठक कब होती है, तो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को
संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, जिसमें कुल कितने व्यक्ति, जो उस दिन क्या हुआ कि संविधान जो संविधान बन चुका था उस पर हस्ताक्षर किए गए। क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए। तो उसमें जो उपस्थित लोग थे उन्होंने सभी ने क्या किए? हस्ताक्षर किए, संविधान पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। तो इस दिन 284 व्यक्तियों ने क्या किए? संविधान पर हस्ताक्षर किए। 284 व्यक्तियों ने क्या किए? संविधान पर हस्ताक्षर। तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने संविधान पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। तो सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए। इसमें प्रथम हस्ताक्षर किसने किए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए। पूछा जाए कि सबसे अंत में किसने किए? तो सबसे अंत में जो हस्ताक्षर किए वो संविधान सभा के अध्यक्ष महोदय ने किए। कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? संविधान पर सबसे अंत में क्या किए? हस्ताक्षर किए। अब और देखते हैं, इस दिन जो 24 जनवरी 1950 को और क्या हुआ? तो इस दिन राष्ट्रगान जो जन गण मन है उसको क्या किया गया? राष्ट्रगान घोषित किया गया। और जो वंदे मातरम है उसको राष्ट्र गीत घोषित किया गया। राष्ट्र गीत स्वीकार किया गया, घोषित किया गया। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया, इसको भी मान्यता दी गई। अब हम देखते हैं इस दिन कुछ इस संविधान के बारे में और क्या क्या बातें हैं वो भी हम और देख लेते हैं। अब हम देखते हैं संविधान जो बना उस बनने में कुल कितना समय लगा, किसने उसको लिखा, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। हम देखते हैं जो संविधान जो बना उसमें कुल जो समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो संविधान निर्माण में समय कितना लगा? तो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या लगा? समय लगा। देखो इतने बड़े देश के लिए जो ये संविधान जो बनाया गया उसमें इतना समय तो लगना जायज है, इतना समय तो लगता ही है। अब उसके बाद क्या हुआ? इस संविधान को लिखा किसने? तो संविधान को लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण जादा। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। लिखा किसने? तो संविधान को लिखा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया? इस संविधान को हाथ से लिखा और बिल्कुल निःशुल्क लिखा। कैसा लिखा? निःशुल्क लिखा। इन्होंने संविधान को कैसे लिखा? निःशुल्क लिखा। उसके बाद में इस कितने दिनों में इन्होंने लिखा? तो देखो जो संविधान को जो लिखने में जो समय लगा था वो लगा था 6 माह का। 6 माह में लिखा। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने संविधान को हाथ से लिखा। इसको लिखने में इन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया और इन्होंने जो इसको निर्माण किया कितने समय में लिखा इसको? तो 6 माह में इसको लिखा। कितने माह में लिखा? 6 माह में लिखा। कितनी लिपियों में लिखा गया? तो संविधान 2 लिपियों में लिखा गया। एक तो हिंदी में लिखा गया और कौन सी भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। मूल संविधान 2 भाषाओं में लिखा गया है। कौन सी भाषाओं में? हिंदी में और अंग्रेजी में लिखा गया है। हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है।